नमस्कार, मैं शेफाली सिर्फ बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है बिहार में दम तोड़ते मुद्दों की राजनीति। मेरे साथ इस विषय पे संवाद करने के लिए जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान हैं। मैं उनका परिचय करवाती हूँ। विश्वजीत मुखर्जी, स्वतंत्र पत्रकार एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, दिल्ली विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में विश्वजीत जी। जी नमस्कार। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हैं प्रोफेसर ताराचंद प्रसाद, नागरिक शास्त्र, DBN कॉलेज बघा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। ताराचंद ताराचंद सर, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से मुद्दे दम तोड़ रहे हैं और राजनीति के चौखट पर उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? शेफाली जी, जहां तक सबसे पहले आप सबको एवं फेसबुक लाइव पर उपस्थित श्रोताओं को भी मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है जी। जहां तक बिहार में मुद्दों की राजनीति के दम तोड़ने का सवाल है, हम लोग देखते हैं कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति इस प्रदेश के अंदर व्याप्त है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, ये लोग मुद्दों की राजनीति खुद भटक गए हैं। जितने राजनीतिक दल आज बिहार के सत्ता में सत्तासीन हैं या सत्ता में स्थापित होने के लिए प्रयासरत हैं, वो मुद्दे विहीन राजनीति के प्रति तत्पर हैं। मुद्दों पर राजनीति का उनका कोई जज्बा, कोई सपना या कोई इरादा कहा जाए तो नहीं है। इस प्रदेश के नेताओं ने इस देश के आम जनता को भी मुद्दा विहीन बना के रख दिया है। आम जनता मुद्दों की राजनीति चाहती है, परंतु वर्तमान बिहार की जो सत्ताधारी दल है वो पिछले 15 वर्षों के लालू के शासन काल का भय दिखाकर 15 वर्षों से शासन करते आ रहे हैं। उनके सामने भी मुद्दे नहीं है। जो भी मुद्दे दिखाते हैं वो कागजी, बनावटी और सस्ती लोकप्रियता के लायक है। जैसे एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, मान सरकार के द्वारा एक जल जीवन हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ था। आपको थोड़ा ले चलते हैं भारत के बिहार के विभिन्न गांवों के मानचित्र का जब आप अध्ययन करेंगी, या जो श्रोता हैं या बिहार की जो आम जनता है वो भी अगर अध्ययन करें तो बिहार के किसी गांव का मानचित्र उठाकर देख लें, उस मानचित्र में आपको एक बड़ा सा, प्रत्येक नक्शा की चादर में एक बड़ा सा पोखरा दिखेगा जिसका सरेही नाला से कनेक्शन दिखेगा। पहले के दिनों में उस सरेही नाला के कनेक्शन के माध्यम से बाढ़ की पानी उस बड़े पोखरे में जमा होते थे जो रबी के फसल में सिंचाई के काम में आता था। उसका अतिक्रमण किया गया, नाले जो है खेत के रूप में बन गए और सरकार के तरफ से कोई उसकी सफाई, उसका समुचित प्रबंध नहीं हुआ। यदि उसका समुचित प्रबंध हुआ रहता तो आज बिहार में सिंचाई का अभाव नहीं रहता। अभी के दिनों में आपको ध्यान में होगा 15 वर्षों के शासन के बाद अभी पिछले महीना से बिहार सरकार किसानों के भूमि का सर्वे करा रही है कि कौन भूमि सिंचित है, कौन भूमि असिंचित है। अभी सर्वे का काम चल रहा है, जबकि वर्तमान सरकार के सत्ता में आए हुए 15 साल हो गए। तो 15 साल में इन्होंने क्या किया? मुद्दों पर इनका ध्यान नहीं गया, इनका सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और किसी तरह से हम सत्ता में बने के तहत ये लोग शासन करते रहे। यही कारण रहा कि किसी भी विषय पर आ जाइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सफाई, पेयजल का समुचित प्रबंध, जल निकासी का स्थायी समाधान जैसी मूलभूत समस्याओं जो आज से 30 वर्ष पहले बिहार के अंदर था, वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। बिल्कुल। आप ये कह सकती हैं कि वर्तमान सरकार ने अभी नल जल योजना का शुभारंभ किया है। गांव के विभिन्न गांवों में, मोहल्लों में नल जल योजनाएं चल रही। आप किसी भी गांव के नल जल योजना का सर्वे करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि पाइप जो लगा में नाली बन गए, जहां ऊंचा है वहां ऊंचा पर नाली बन गए, वहां का पानी यहाँ, यहाँ का पानी वहां आ नहीं जा सकता है।
सिर्फ पैसे का जी। बंदरबाट हो रहा है, कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है। ये हम्म। नल जल योजना की स्थिति है। रोड और सड़कों का देखेंगे तो एक तो बनता है, जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक पिछला उभरते जाता है, उखड़ते जाता है। वो जी जी। गुणवत्ता पर सड़क का निर्माण भी नहीं है। शुद्ध हम्म। पेयजल के नाम पर कागजी खाना पूर्ति है, 2 नंबर के पाइप लगाए जाते हैं जिससे शुद्ध जल आने का सपना दुर्लभ है। आज भी शुद्ध पेयजल से लोग विमुख है, एक तरह से उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। शिक्षा का जहां तक सवाल है, आप देखेंगे कि विभिन्न स्कूलों में, महाविद्यालयों में अधिक से अधिक शिक्षकों का जो पद सृजित पद है, एक तो इन लोगों ने सृजित पद बढ़ाया नहीं, दूसरे तरफ इन लोगों ने सृजित पदों पर नियुक्ति भी नहीं हुई और नियुक्ति की इनकी प्रक्रिया भी इतना ढीला है कि साल साल भर लग जाता है इनकी नियुक्ति का। महाविद्यालयों के अनगिनत डिपार्टमेंट आज भी खाली हैं। बिना विभाग के शिक्षक के छात्र फॉर्म भरते हैं, नामांकन लेते हैं, परीक्षा पास करते हैं, लेकिन विद्यालय में, महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है। अभी बहुत सारे एफिलिएटेड यूनिट है जिसको बीत रही शिक्षा नीति के तहत नीतीश जी जब आए थे इन्होंने समाप्त किया और शिक्षकों के अंदर एक उमंग आया था कि कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा पर ध्यान देगी। उस बीत रही शिक्षण संस्थानों में 8 वर्षों से उनका अनुदान लंबित है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी देखेंगे तो सरकार का ध्यान नहीं है और जनता को विभिन्न प्रकार के लुभावने नारे और सस्ती सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ योजनाएं चलाकर जनता को भिक्षाटक के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। थोड़ा सा बचपन की ओर हमको ध्यान जाता है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो गांव के पंचायतों में उस समय आता था बजड़ा गेहूं बांटने के लिए, तो गांव के बहुत सारे गरीब मजदूर जाते मुखिया जी के दरवाजे पर लेने के लिए। हमारे दरवाजे से होके मुखिया जी का दरवाजा जाने का रास्ता था, तो खेत में काम करने वाले जो मजदूर थे पूछते थे कि चाचा आप नहीं गए लेने, जो खेतों में काम करते थे। तो लोग कहते थे कि बउआ खैरात खाए हमनी ना जाए सन, ये खैरात बांटता सरकार, आदमी को भी बनावता, ऐसे खैरात के धन हमनी के ना चाहिए। यानी आज से 35 साल पहले बिहार की आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, मजदूर थी, वो खैरात खाना नहीं चाहती थी। इन नेताओं ने खैरात बांटकर खैरात खाने का आदत लगा दिया और इसी खैरात बांटने की प्रवृत्ति के कारण जनता का ध्यान मुद्दा से विमुख हो गया। अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे, एक तरफ लॉकडाउन चल रहा था और उसमें 500 रुपये की राशि गरीबों के खाता में सरकार के द्वारा भेजी गई थी। उसके लिए बैंक कर्मियों को आगाह किया गया था कि आप बैंक खोल के रखें ताकि लोग 500 रुपया ले लें। उस समय लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, कोई इसका महत्व नहीं था। सरकार खुद लंबी लंबी लाइनें लगाई इस कोरोना काल में और कोरोना का जो बीमारी बढ़ा उसमें सबसे बड़ा योगदान 500 रुपया का वितरण का भी रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, ये मुद्दों की राजनीति करना नहीं चाहते, इसलिए कि मुद्दों की राजनीति करने का अर्थ है कि हमको विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा और जब जनता जागृत होगी, विकास की तरफ ध्यान देगी तो हमारे कमियों के खिलाफ संघर्ष करेगी। आज से 30-35 साल पहले संघर्ष होता भी था, विभिन्न राजनीतिक दल के राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष करते थे। उस संघर्ष के माध्यम से जन नेता पैदा होते थे और वे राजनीति करते थे। तो जब वे राजनीति करते थे तो मुद्दों पर आधारित राजनीति था। अभी की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पराक्रमी नेतृत्व विहीन नेतृत्व है। किसी भी राजनीतिक दल के पास पराक्रमी व्यक्तित्व का कार्यकर्ता नहीं है। यदि गलती से चला गया तो उसकी अहमियत नहीं है। इन राजनीतिक दल के नेताओं को परिक्रमाकारी चाहिए, कार्यकर्ता नहीं अभिकर्ता चाहिए। इनको ठेकेदार चाहिए। पिछले बार सरकार ने 25,000 रुपये में हजारों ठेकेदार पैदा कर दिया। 25,000 रुपया दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और ठेकेदारी का लाइसेंस ले लीजिए। तो उसी ठेकेदारी के कारण ये गुणवत्ता पूर्ण जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। तो सरकार, जो हम जनतांत्रिक देश के निवासी है, जनतंत्र का मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य। तो जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए। तो किसी भी आदमी के, यदि हम क्षेत्र के
शिक्षा एक ऐसा चीज है कि किसी भी गरीब परिवार को हम शिक्षित कर दें तो निश्चित रूप से उस परिवार का विकास हो जाएगा। लेकिन शिक्षित करने का इन लोगों का हुआ नहीं। अभी आप साक्षरता दर देखें, आजादी के 70 साल हो गए इस देश के अंदर, फिर बिहार के ही साक्षरता दर पर देखिए तो अभी महिलाओं की साक्षरता दर ग्रामीण इलाकों में कितना है, मात्र 53%, वो भी कागजी रिपोर्टिंग के आधार पर। धरातल पर आप जाइए तो 30% से ज्यादा साक्षरता दर महिलाओं के अंदर नहीं है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो सरकार कहती है उसका 53.3% है, पुरुषों का है 73.4%। ये हमारा साक्षरता दर है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सरकार शिक्षा के प्रति कितनी सजग है। तो इस तरह से आप देखते हैं जैसे शिक्षा के अंदर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं, पठन पाठन की कोई व्यवस्था नहीं, ताकि शिक्षा को हम प्राइवेटेशन की ओर ढकेल सके। इसके प्रति भी साजिश है प्राइवेटेशन की ओर शिक्षा को ढकेलने के लिए। अब एक अनुमान लगाइए कि देश की जो प्रदेश की जो आम जनता है, जो गरीब है, वो शिक्षा के प्राइवेटेशन का दुष्परिणाम क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा। आज भी दिखता है कि यह स्थिति काफी चिंतनीय है, फिर भी इस पर इनका ध्यान नहीं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर ध्यान दें तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। एक किसी गरीब व्यक्ति का कहीं किसी रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेन हेमरेज कर जाए, ब्रेन में चोट लग जाए, तो वो अपना जीवन नहीं बचा सकता है कि 70 किलोमीटर के पहले तक कोई सामान्य हॉस्पिटल भी नहीं है जो इसको हॉस्पिटलाइज करके 2 घंटा 4 घंटा के लिए बचा सके, रेफर तक के लिए कर सके। यानी पटना के अतिरिक्त, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त बिहार के किसी कोना में किसी के साथ कोई घटनाएं घटती है तो उसका समुचित इलाज का प्रबंध जिला मुख्यालय तक के अस्पतालों में नहीं है। कहीं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन उस प्राइवेट हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो आम आदमी के बस के बाहर की बात है। इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। अभी आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोरोना का हुआ था, इसमें सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे। सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति थी उसके माध्यम से कोरोना का क्या रहा, सरकार कई जगह कोरोना सेंटर बना दिया और अपने आप वहां से लोग जाते गए, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। इस प्रकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये सरकार पूर्णतः विफल रही है और आज तक की सरकारों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रबंध होना चाहिए था वो करने में असफल रहे। आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 20 जनवरी 2017 को हाई कोर्ट पटना में एक शपथ पत्र दिया गया था जिसमें शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या बताई गई थी 5777। खुद बिहार सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दिया उच्च न्यायालय को कि 5777 पद स्वीकृत है। उस 5777 पद स्वीकृत जो हैं उसमें 1724 पद सरकार ने बताई है हाईकोर्ट को जो खाली है। उस 1724 पदों को भरने के लिए सरकार का आज तक कोई पहल, 15 वर्षों के शासन काल में एक भी डॉक्टर की नियुक्ति मानक के हिसाब से हुई हो ऐसा नहीं दिखता है। राज्य में जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो आपको 2775 है। इसमें मात्र 782 डॉक्टर स्थापित है। आपको 1953 पद आज भी रिक्त है। टोटल प्रोफेसर जो है विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में सरकार के 168 हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या 244 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या 615 है। 217 ट्यूटर हैं। 410 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर कार्यरत हैं। यानी लगभग 1700 के भरोसे पूरे बिहार की 11.25 करोड़ की आबादी है। इतने वर्षों के अंदर सरकार ने एक मिशन के तहत पूर्व एवं पूर्ण योजना के तहत यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में देखेंगे तो सरकार पूर्णतः विफल रही है। आपको जहां तक यातायात का संसाधन का है तो यातायात के क्षेत्र में थोड़े बहुत शुरू हुए सरकारी बसें, ट्रेनों की जो स्थिति है वो जी सर, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे मामले हैं और आपने जितनी आंकड़ों की बात की है बहुत सही है कि यहाँ विफलता ही देखने को मिल रही है। इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन इस पे अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है और ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिक्षकों का हाल बेहाल है।
यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको वेतन भी सही से नहीं मिलता है, और जो शिक्षक अस्थायी हैं उन्हें स्थायी के लिए बार बार मांग उठती है, वो भी तमाम जो प्रक्रिया है उसमें भी बहुत ढुलमुल रवैया है सरकार की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जब आप इस चीजों पे आप नहीं ध्यान देंगे तो एक दो व्यक्ति के तरक्की करने से कुछ नहीं होता है। पूरी व्यवस्था जो चरमराई हुई है, खस्ता है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आपके पास में आऊंगी, मेरे साथ हैं अ, विश्वजीत मुखर्जी। विश्वजीत जी मुखर्जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्या बिहार में राजनीतिक स्थिरता देश के लिए महत्वपूर्ण है, और ये है तो कैसे होगा और किस तरह से इसको आप देखते हैं? जी, एक बार इस सवाल दोहराएंगी मैम? क्या बिहार में राजनीतिक स्थिरता देश के लिए महत्वपूर्ण है, और है तो कितना है, और नहीं है तो कैसे होगा? जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आता हूँ चंपारण से। चंपारण जी। वही भूमि जहां से हम्म। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। चंपारण वही भूमि जहां पर विश्वविख्यात पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान है। चंपारण वही भूमि जहां गोपाल सिंह नेपाली का भी जन्म हुआ था। जी। और ये चंपारण की धरती जो है, देश की राजनीति का हमेशा केंद्र रहा है, न केवल बिहार का। चाहे वो गांधी हम्म। जी को ले, या फिर हम्म। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को ले, या चंद्रशेखर जी को ले, या लालू जी को ले, या नीतीश जी को ले। हम्म। तो ये जो है, आपने कहा कि राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक हम्म। स्थिरता, मैं इसे स्थिरता नहीं कहूंगा। हमारे बिहार में जो स्थिरता नहीं है, इसे मैं मजबूरी कहूंगा, और बहुत बुरी तरीके की एक जो सिस्टम है वो कहूंगा। कि आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों ये पोस्टर लगे थे कि हम्म। काहे करे विचार, ठीक है तो है हम्म। नीतीश कुमार। मतलब ये हम्म। वो कहीं ना कहीं, वो मतलब कि ये हम लोगों को बताने की कोशिश थी कि यू हैव नो अदर ऑप्शन, और मैं हम्म। हूं तो अच्छा है। और जैसा कि मेरे पहले के वरिष्ठ वक्ता ने कहा कि वो जो मौजूदा सरकार जो है, पिछली जो सरकार थी 15 साल की, उसको उसके डर को दिखाते हुए ये करती है। तो यहाँ पर वो तो डर दिखाती ही है, लेकिन यहाँ पर कब तक आप एक पीढ़ी को, 15 साल इनके भी तो गुजर गए, तो आप कब तक उस डर को दिखाकर अपनी दुकान चलाओगे, या कब तक सत्ताधीश बने रहोगे, सत्ता सत्ता पर काबिज रहोगे? आप ये भी तो बताओ कि 15 साल में आपने आपने जो किया, आप बता रहे हैं कि 15 साल में जो मैंने किया वो पिछले 15 साल में कैसा था उसके मुकाबले देखिए। लेकिन आप पिछले हम्म। अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के साथ भी तो तुलना कीजिए अपने बिहार की। बिहार में जो राजनीतिक मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का, इस पर बातें होती है, लेकिन कभी इस पर जो है खुलकर कुछ ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता। अभी मतलब आजादी के बाद शायद पहली बार हम लोगों ने, मैंने तो अपने जीवन अवस्था में पहली बार इतने बड़े स्तर स्तर का पलायन देखा लॉकडाउन में। हम सभी ने देखा, जो मजदूरों का जो बिल्कुल। पलायन है, जो वो बिहार के ही थे, लेकिन उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, न जाने कितने जगहों से वो पैदल अपने घरों की ओर लौटे। क्या वो अपने घर पे ही हैं? कहाँ गए वो रोजगार के वादे? फिर तो सारी ट्रेनें भर के वो तो वापस चले ही गए। बकायदे जो है बसें, और जो है मिल मालिकों द्वारा, फैक्ट्री ओनर्स द्वारा बसें चलाई गई कि वापस अपने मजदूरों को जो है गांव से वापस लेकर, पंजाब, दिल्ली से, गुड़गांव से बसें आकर जो है दरभंगा, मोतिहारी, चकिया, मुजफ्फरपुर से जो है लोगों को उठा उठा कर फिर वापस ले गई। तो मुद्दे, राजनीति के मुद्दे ये होने चाहिए। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पलायन न केवल रोजगार के लिए, पलायन शिक्षा के लिए भी है। जो भी थोड़े वेल टू डू है, अच्छी शिक्षा पाने के लिए हमें दिल्ली जाना होता है, हमें बेंगलोर जाना होता है। हमें बिहार में अच्छी शिक्षा की, उच्च शिक्षा की व्यवस्था है ही नहीं।
है तो वहां पर जैसा कि सर बता रहे थे कि जो है कॉलेजों में क्लासेस नहीं होती है, प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग में जो है भीड़ लगा के जो है कोचिंग वाले को पैसे दे रहे हैं और वो वहीं पर तैयारी कर रहे हैं। ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ऐसी है कि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, लेकिन मेरे कई सारे मित्र हैं जो मोतिहारी बिहार में रह गए। तो मैं जब ग्रेजुएट होके आया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अपने घर आया, तो मैं अपने दोस्तों से मिला। वो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, लेकिन वो अभी तक जो है अपने सेकंड ईयर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ये व्यवस्था कब बदलेगी? हम विश्व गुरु हैं, लेकिन क्लासों में अगर गुरु नहीं रहे, कॉलेज में गुरु नहीं रहे, तब तो ये चीजें बदलनी होंगी ना। मूलभूत जो चीजें हैं, शिक्षा और जो है रोजगार, और उसके बाद आता है चिकित्सा। आप देखेंगे अभी सबसे बड़े हाशिए पर जो है, सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण स्थिति में है बिहार की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारी जो है चिकित्सा व्यवस्था जो है, अभी सर बता रहे थे, जो सरकारी अस्पतालों में जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, यहाँ पर जो है स्थिति ऐसी थी चंपारण में, कई जगह देखने को मिला, सुनने को मिला कि कई कई लोगों ने कहा, ये पता नहीं ये खुलकर बोलना भी सही होगा या नहीं, कि कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर है कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसके आगे एक जीरो लगा दो। और कई जगह पर है कि टेस्ट किट की कमी हो गई, तो एक किट से जो है 3-3 4-4 लोगों के सैंपल लिए जा रहे थे। ऐसी भी चीजें हुई। तो इन चीजों को बदलना होगा। और तो उसके बाद की बात चीजें आती है, मुद्दा क्या बनना चाहिए? मुद्दा बनना चाहिए, आपने डिजिटल इंडिया कर दिया, आपने बैंक खाते ऑनलाइन जोड़ दिए, आपने सबके बैंक खाते खुलवा दिए, बहुत अच्छी बात है। किसानों के खाते खुल गए, बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया हो गया, सभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस देश में अभी भी लोगों को ये अमिताभ बच्चन जी या फिल्म स्टार्स द्वारा ये समझाया जा रहा है कि शौचालय में जाकर शौच करिए, वो इंसान कितना डिजिटली शिक्षित होगा, इसकी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल जी, मैं यही एक बात छोटा है सा कि उदाहरण दे रहा हूँ। गरीब है, मतलब विकसित विकासशील है, विकसित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे परिवार हैं जो गरीबी भी है, लेकिन इतने पैसे खर्च करके आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, उस विज्ञापन पे खर्च होकर ये बात बताते हैं कि हाथ कैसे धोना है। ये क्या है मामला? बहुत बहुत ही भयावह लगता है, दुखदाई और बहुत ही एक जो अहम मुद्दा। एक मिनट सर, मैं आपको यहाँ माफी चाहती हूँ। मेरे साथ जी। पत्रकार जुड़ गई हैं, ईरा झा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। जी हाँ जी, बहुत भैया बहुत बड़ी स्वागत मुश्किल है। हुई, आने में बड़ी मुश्किल हुई मुझे। अब मैं डर गई हूँ। लेकिन अब पहुंच गई है आप कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईरा झा वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी, तो सर आप अपनी बात पूरी करें। जी मैं वही बोल रहा जी मैं वही बोल रहा था कि डिजिटल इंडिया डिजिटल हो गया। आज की तारीख में मैं जब भी एटीएम कभी जाता हूँ, एटीएम की लाइन में खड़ा रहता हूँ, तो 3-4 ऐसे मतलब गांव प्रदेश से, ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं। वैसे वो कहते हैं कि मेरा पैसा निकाल दीजिए, जरा कैसे चलाना है। जी तो मैं तो हालांकि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था नहीं होती यहाँ के एटीएम्स में, ज्यादातर एटीएम्स में। और जो है ऐसे लोग जो है ये आमतौर पर जो है आए दिन ठगे जाते हैं, फ्रॉड होता है, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये गरीब लोग निकाल हैं। ये कभी मुद्दा नहीं बनता है। गरीबों की हक की बात जो है, गरीबों की बात कभी मुद्दा नहीं बन सकता है। अभी मैं एक और बात कहता हूं। अभी पिछले कुछ सालों में मैं जहां से आता हूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का इवेंट हुआ, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह।
जिसमें नहीं नहीं भी होगा तो 500 करोड़ रुपए का केवल सेलिब्रेशन का बजट था। जी ये जी उस ऐतिहासिक घटना का महोत्सव मनाया गया जो किसानों के लिए चंपारण में महात्मा गांधी जी आए हुए थे, जो 3 कठिया लगान जी खत्म हुआ था, सभी बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। मगर यहाँ पर किसानों की जो है, किसानों को किसी भी मंच पर जगह नहीं मिली, केवल राजनेताओं को। और जो है एसी गाड़ी में, जो 100 साल पहले जनरल डिब्बे में महात्मा गांधी जो है 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ के मोतिहारी आए थे, और 100 साल बाद उसी ऐतिहासिक घटना की जयंती मना रहे हैं 5 स्टार होटल्स में, और जो है एयर कंडीशन गाड़ियों में और फ्लाइट्स में जो है गेस्ट आ रहे हैं। तो और किसान वहां जो है नजारा, किसान वहां जो है नदारद है, उनको इनवाइट भी नहीं किया जा रहा। किसानों को मतलब वो सम्मान। हेलो आ रही है आवाज विश्वजीत जी? जी हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ईरा झा जुड़ी हैं। मैम जी, जी मैम बताइए। हाँ बताएं। आपने आपने पूरा एक सदी देखी है पत्रकारिता में, आपने अपना पूरा जीवन दिया है। और हम जब छोटे बच्चे हों तभी से आपने पत्रकारिता, जब लड़कियों महिलाओं के लिए एक चैलेंजिंग जॉब था, जो नौकरी भी करने के लिए बहुत मुश्किल से अभिभावकों से इजाजत देते थे। और आप पूरे देश में, आपने देखिए देश और विदेशों में आपने जो पत्रकारिता का दौर देखा और आपने जो किया है, जिया है, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने की कृपा करें। और आप जब पाटलिपुत्र के अभी नाम ली थी कि आप वहां गई थी, तो क्या रहा अनुभव, वो आप अनुभव हम शेयर करें। जी मैम, ईरा मैम। देखिए, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की उस समय लड़कियां बहुत, हाँ जिस समय मैंने पत्रकारिता शुरू की उस समय लड़कियां बहुत कम हुआ करती थी। मेरे ख्याल से न्यूज में तो अकेली मैं ही थी और कोई नहीं था। और मैं जी जी उत्साह जी में जी अपना पटना पहुंच गई। मैं हालांकि मैं आपको जी बता दूं, बिहार की रहने वाली नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की रहने जी जी वाली हूँ। बिहार से जी मेरा जी इतना जी ही वास्ता है कि मैंने वहाँ 6 महीने काम किया है और मैं झा हूँ। दूसरी चीज वो वो तो 6 ये सब महीना लोग आपके बिहारी लिए समझ बहुत लेते हैं, बहुत सबसे बड़ी चीज ये है। चैलेंजिंग चैलेंज तो चैलेंजिंग था। जब मैं जी पटना पहुंची तो उस जमाने में ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि कोई लड़की अपने घर से बाहर निकलेगी। लेकिन मैं हाँ अपने मम्मी पापा से जिद करके लड़ झगड़ के पहुंच गई पटना। और वहां जी जी पे जाके मैंने काम शुरू किया। बहुत भारी, मैंने कान देने को तैयार नहीं। सबसे पहला सवाल, शादी हो गई? दूसरा, तुम हम्म यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे घर के लोग क्या बहुत हम्म गरीब हैं? इस तरह की बातें होती, मुझे बड़ा हम्म अजीब लगता था कि किस दुनिया में आ गई हूँ मैं। हम्म और उस समय जी बिहार काफी पिछड़ा हुआ भी था, पता नहीं अब क्या तस्वीर है क्या नहीं है। लेकिन उस समय तो बहुत खराब हालत थी, लड़कियों के लिए जीना मुश्किल था। मुझे ये याद है अच्छे से। एक बार मुझे अच्छे से याद है, गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी की सभा हो रही थी, तो उसमें मैं गई थी जी कवरेज के लिए। तो ये अजीब जी सी जी स्थिति थी। मतलब ऐसा हाल मैंने हम्म देखा बिहार का। मैं जो सुनती थी तो सोचती नहीं, लोग ज्यादा बताते हैं, लेकिन मैंने जाके देखा कि उस समय तो उससे बुरा हाल। जी मैम जुड़ेंगी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। सर ताराचंद सर, ताराचंद सर। जी जी हाँ जी। सर, आपसे ये अभी सवाल। हाँ मैम जुड़ेंगी, फिर हम उनसे बात करेंगे। सियासी खिचड़ी में बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो पका कर नेता लोग हजम करने वाले हैं, या कुछ बेहतर भी हो पाएगा। देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक दलों की नियत है, जी उनके नियति से तो यही समझ में आता है कि इन लोगों ने मुद्दे आधारित राजनीति को हाईजेक कर दिया है। उसके जगह पर इन लोगों ने
मुद्दों पर आधारित राजनीति को हाईजेक करके एक सामंतवादी प्रवृत्ति का, छत्रपवाद का इन लोगों ने एक व्यवस्था बना दिया। हर राजनीतिक दल में 2-4 छत्रप नेता है जिनका काम है राजनीतिक दल के माध्यम से इस देश के जनता का, इस देश के व्यवस्था का, इस देश के विकास के धन राशियों को लूटना, आपस में बंदरबांट करना और उसके माध्यम से एक अलग तरह का सामंतवादी प्रवृत्ति का एक गिरोह तैयार कर। तो एक तरह से तो इनका सही विश्लेषण किया जाए तो बिहार के अंदर भी राजनीतिक दल है, पार्टी नहीं है, ये लोग गिरोह चलाते हैं। जैसे डकैतों का गिरोह हुआ करता था तो लोग अपने गिरोह के लिए पूरे गोलबंद होते थे। वही हाल वर्तमान राजनीतिक दल के विभिन्न दल के नेताओं का है। आज ये नेता इस दल में है और उस नेता की प्रशंसा करें, 2 घंटा में वो किस दल में चला जा रहा है इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे यहाँ से वहां जाता है, इनके खिलाफ आग उगलता है, उसके पक्ष में बोलता है। तो ये सब मुद्दों की राजनीति को हाईजेक करके अपने लिए स्वार्थ की राजनीति और इस जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके धन तंत्र को आधार बनाकर सिर्फ है सत्ता की राजनीति में बने रहना और इसके माध्यम से धन अर्जित करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। इनका उद्देश्य आम जनता का कल्याण, आम जनता के विकास की बात सोचना, जैसे रोजगार की बात है, नौकरी की बात है। आम नौकरी, आम आदमी को रोजगार, एक साधारण परिवार का कोई ग्रेजुएट विद्यार्थी हो और उसको कहा जाए कि कपड़े का दुकान एक शुरू करो, तो किसी भी शहर में कपड़ा का दुकान शुरू करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया एडवांस का, 3 लाख रुपया का फर्नीचर चाहिए, एक स्टाफ रखेगा, एक अपने रहेगा जो उसमें इतना वेस्ट करने के बाद जो पूंजी चाहिए एक आम बेरोजगार नौजवान से संभव नहीं। उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण पिछले दिनों निकला, इस स्वास्थ्य विभाग का लीजिए। छोटे छोटे पदों पर जुलाई 2019 में एक वैकेंसी क्रिएट हुई, उसमें हजारों लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा। फिर 2000 फरवरी 20 में वैकेंसी निकली, आज तक उसकी बहाली नहीं हुई। कोरोना काल तो आपको 20 में मार्च से शुरू हुआ है, लेकिन जो वैकेंसी जुलाई 19 में स्वास्थ्य विभाग ने निकाला, विज्ञापन संख्या 8 2019, दूसरा वैकेंसी निकाला विज्ञापन संख्या 2 2020, उसमें बहाली नहीं हुई। भारत सरकार ने एक पद राष्ट्रीय पोषक मिशन के तहत विभिन्न ब्लॉकों में और जिला में कोऑर्डिनेटर की बहाली की बात की। उसमें अच्छा खासा मानदेय था, 20-25 हजार लगभग का। उसकी नियुक्ति की तिथि थी आपको मई जून 2019 में। उस समय नियुक्ति नहीं हुई, सरकार के पास उसके लिए समय नहीं था। 15 जून से लेके 16 जून के बाद उनका प्रमाण पत्र का सत्यापन करना था और 26 जुलाई तक उनको नियुक्ति पत्र दे देना था। सरकार को समय नहीं था। कोरोना काल में जब सारे कार्यालय बंद रहे, सरकार की हर मिशनरियां बंद रही, आम गड़बड़ है। आवाज नहीं आ रही। सुजीत जी जी आप विषय को रखें सर, कंटिन्यू करिए सर।
मैं कंटिन्यू करता हूँ। इरा मैम, मैं आ रही हूँ आपके शेफाली पास। कुछ हाँ, जी, कोई तकनीकी तकनीकी हो गई थी अभी। शेफाली जी, आ, जी शेफाली जी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी आपको। कुछ कुछ दर्शक के कमेंट आ रहे हैं, जी। लोग उस पे लिख रहे हैं कि उस पे भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, तो मैं एक एक करके हाईलाइट कर रहा हूँ। जरा सा उस पे हाँ भी हाँ। एक फोकस कर लीजिएगा, और सब लोग मुखर्जी हम्म, सर से उस पे कमेंट ले लीजिएगा प्लीज। ओके ओके। मैं वन बाय वन कर रहा हूँ। हम्म हम्म हम्म। कमेंट आ रहे हैं सामने, वन बाय वन इसको शो करेंगे 2-2 मिनट पे। ठीक ठीक ठीक। जी इरा मैम, मैं आपके हाँ मैम, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप बता हाँ रही थी बताइए। कि आप जब, हाँ, आप जब गई थी उस वक्त क्या कुछ वो अनुभव रहा, वो अनुभव शेयर कीजिए। जी मैम। पटना, आप अपनी काम के इसलिए, जी, आप जब ज्वाइन की थी। यार, अनुभव तो मैं हम्म शेयर इसलिए नहीं करना चाहती कि बहुत सारी बातें ऐसी जो मुझे लगता मुझे बतानी नहीं चाहिए, बोलने। हम्म हम्म विश्वजीत जी, आपके लिए एक सवाल है। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, जब भी वर्तमान बिहार की बात होती है तो एक 90 के दशक की दहशत की बात करने लगता है, और दूसरा अभी भी जो दुर्व्यवस्था है उसको दिखलाने की कोशिश नहीं करता। बिहार की बात कोई नहीं करता, और तेलंगाना और उड़ीसा की तरह हम क्यों नहीं उसके कामकाज से सीखते हैं? दर्शक, एक हमारे दर्शक का सवाल है। जी बिल्कुल, इसी बात को तो मैंने रखा कि जी पिछले जो हम्म है 15 वर्षों की जो है वो सर भी बोल रहे थे, पिछले 15 वर्षों की जो है जंगल राज के डर को दिखाकर हम्म कि जो मौजूदा हम्म सरकार ने जो 15 वर्ष जो है राज कर लिया, लेकिन दूसरे राज्यों के साथ जो है कंपेयर नहीं करते हैं। इनसे जब भी पूछा जाए तो वो कहते हैं कि पहले पहले के सरकार ने क्या किया था, उसके हम्म मुकाबले आप देखिए। तो ये हम्म तुलनात्मक जो जब तक खत्म नहीं होगा, और इससे दरअसल वही तो बात, यहाँ पर तो मेजर बात यहीं पर आकर फंसती है कि जितने भी सबसे बड़ा जो है पलायन, जो अच्छे अच्छे ब्रेन से, ब्रेन ड्रेन जब तक नहीं रुकता है तब तक यहाँ पर बदलाव मुमकिन उस स्तर पर नहीं है। चीजें वक्त की जरूरत के साथ चीजें बदलेंगी। सड़कें, हम्म बिजली, पक्के घर, ये स्वच्छता, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी ही, क्योंकि समय के हम्म जो है डिमांड है, बदलते समय का डिमांड है वो। लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में आपका राज्य आज कहाँ खड़ा है? आजादी के 70 साल बाद भी आपका, हम्म अगर आपके राज्य का, बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है देश का, और यहाँ के हम्म जो है सबसे ज्यादा जो है किसान जो है, चाहे वो पहले की गांधी जी के समय की हो या अभी के चीनी मिल का जो मुद्दा है, जो बकाया राशि है किसानों की और मजदूरों की, उससे लेकर कहें, इन सब और चीजों पर जो है सरकार को जो है मुखर होकर आगे आना चाहिए। केवल आगे आना झूठे वादे चाहिए। एक कोई और, हाँ कोई भी, हाँ, एक और क्योंकि सवाल क्योंकि है। एक एक, एक 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 और मैं हाँ, एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं बोलिए जब बोलिए। ग्राउंड पे जब निकला था, मैं पत्रकारिता के दौर में, तो बिहार में कोई भी, नॉट इवन ए सिंगल फार्मर, नॉट इवन ए सिंगल पेजेंट इज रेडी, हम्म मतलब वो अपने बच्चों को जो है किसान नहीं बनाना चाहता। इसकी वजह क्या है? और हम्म हम जो कृषि प्रधान देश है। एक 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 सवाल है हमारे दर्शक का। एक भी ऐसा मौजूदा समय में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मैं आपसे पूछूंगी, ताराचंद जी, सर आप बताएं कि एक हमारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि एक भी ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसपे गर्व कर सके बिहार।
आवाज आ रही है ताराचंद जी? मैं आऊंगी आपके पास ताराचंद जी। आवाज नहीं आ रही है सर। मैम आपसे आपसे मैं मुखातिब होती हूँ। आप बताएं कि क्या कुछ किस तरह का काम किया था बताइए। आपने। और हेलो। जी जी हेलो। जी हीरा मैम। हेलो। मतलब किस तरह का काम किया था? नहीं, हाँ हाँ, मैं जब आपसे आप गई बिहार थी। के हाँ इलेक्शन की आप बात करना आप चाहती हूँ। वो ये है हाँ। कि मुझे तो लगता है कि इस समय इलेक्शन को मुलतवी कर, हम्म मैं ये हम्म सब इस समय इस इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए, हम्म क्योंकि जो हालत है कोविड की वहां पर लोग जी जी। पटापट मर रहे हैं और सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। बीच में सुना है नीतीश जी कहीं फरार हम्म थे। ये बीजेपी की सरकार को भी समझना चाहिए कि इस तरह हम्म और अभी इलेक्शन की बस मतलब बात शुरू हुई है और सब में भेद शुरू हो गए 50 तरह के। तो मुझे लगता है इस जी समय इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें है ही। ये तो जी जी और जी। हेलो। जहां तक मेरे काम का सवाल है तो बहुत कुछ है हम्म यार, मैं क्या बताऊं। काम करते करते 40 साल हो गए, अब मैं हम्म क्या बता सकती हूँ। और बताना भी तो लेकिन आप बचकाना हाँ लगता है हाँ बड़ा हाँ हाँ हाँ। इस तरह में। नहीं नहीं, वो जो माहौल था। मैंने बहुत काम आप किया आप रिपोर्ट। बिहार का जो माहौल था और कामकाज का जो माहौल था। जी। मैं फिर आऊंगी। इरा मैम जो रहेंगी। सर आपसे मेरा सवाल था और हमारे एक दर्शक का भी सवाल था। ताराचंद विश्वजीत जी हमसे जुड़े हैं। विश्वजीत जी, एक जी आपसे सवाल ये हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। एक विकसित शहर नहीं है। जी यार बिहार का माहौल मुझे रुचा नहीं। उस समय इतनी छोटी थी मैं, मुश्किल से 22। जी विश्वजीत जी बताएं। जी बिहार बिहार की जो हालत है, जुड़ गए हमारे साथ। बिहार की जो हालत है, अभी एक भी कोई विकसित शहर नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे दर्शक भी लगातार सवाल कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जी मैं मेरे लिए है ये प्रश्न। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बिहार में एक भी विकसित शहर नहीं है। पहले तो विकसित या विकास की परिभाषा ही आज के दौर में जो है पूरी बदल गई है। मैं एक हम्म छोटी सी बात कहूंगा, फिर मैं उस मुद्दे पर आता हूं जब पलायन हुआ हम्म था। तो जल्दी 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 ये जल्दी जल्दी। जी हाँ जी जी। हाँ तो हाँ। जो मजदूर जो है जो विकसित शहरों को हमारे ही यहाँ के जो है ग्रामीण जो मजदूर हैं वो वहां जाकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। विकसित शहरों को विकसित तो हम लोग बना रहे हैं। हमें अब कौन विकसित बनाएगा? नहीं, ये सवाल ये था कि बिहार में ऐसा कोई भी एक जिला या शहर कोई इतना विकसित नहीं है। इस ये हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सवाल। इस पे मैंने आपसे सवाल किया था कि एक जी विश्वविद्यालय तक नहीं है आज के मौजूदा दौर में। एक विकसित शहर नहीं है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जी हमारे बिल्कुल दर्शक देना पूछ रहे हैं। चाहिए। विश्वविद्यालय भी है, शहर भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, भौगोलिक पृष्ठभूमि से कई सारे खूबसूरत शहर हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें, हमारे यहाँ लेकिन नालंदा मौजूदा है। मौजूदा दौर मौजूदा में मौजूदा दौर जी में मौजूदा दौर में नहीं है। मौजूदा दौर में नहीं नहीं है। है। जिसका जिसका वही तो। जिसके लिए हमने चर्चा चर्चा पहले ही कर ली कि भैया जी। कॉलेजों में गुरु नहीं है और हम विश्व गुरु बनने चले हैं। हम्म। तो वही बात है ना। तो बिल्कुल। उसके लिए तो हम्म चेतना सचेत सिस्टम को होना हो। उसके लिए आम नागरिक को हम जो एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन तो आपका यहाँ पे डामाडोल है। सरकारी हम्म विद्यालयों में
ये आम तस्वीर है और ये बदलने वाली तस्वीर अभी तक नहीं है। मौजूदा स्थिति वैसी ही है। सरकारी विद्यालयों में बच्चे कंचे खेल रहे हैं, मिड डे मील के लालच में आ रहे हैं और जो है जो टीचर्स हैं वो अपने घर का काम कर रहे हैं बैठे बैठे या फोन पे लगे हुए हैं। दयनीय स्थिति है सरकारी स्कूल की। कुछ की बात छोड़ दें तो ये आमतौर पे ये तस्वीर हमारे सामने आती है जो बहुत ही चिंता का विषय है। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ताराचंद जी एक पूछ रहे हैं, ये जो आईटी प्रोफेशनल देश में दुनिया में है, लेकिन यहाँ दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्क नहीं, जबकि यहाँ के आईटी प्रोफेशनल देश दुनिया में काम कर रहे हैं, बिहार में आईटी पार्क नहीं। ये सवाल कुछ अपने आप में उलझा सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आईटी सेक्टर में मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, आईटी सेक्टर में कितना काम हो रहा है, क्या कुछ इसमें नवीनता आई है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे ताराचंद जी? देखिए, मेरा जहां तक विश्लेषण है वर्तमान सरकार की, मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में हम सिर्फ यदि अपने हितों के लिए जाएं तो अपना हित करेंगे, राज्य के प्रदेश की जनता के हितों को सपना बनाकर जाए तो उनकी हित करेंगे। एक उदाहरण आपके सामने मैं देता हूं। जब नीतीश जी भाजपा के साथ थे, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का अभियान चलाया था। तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का जब अभियान चलाए थे, उस समय वो भाजपा के साथ थे। बीच के कालखंड में लालू जी के साथ थे, लेकिन उस समय ये बीजेपी के साथ थे। बिहार के विकास की बात करना, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने का पहल करना, और जिस दल के साथ आप सत्ता में हैं उस दल को भी उस विकास विशेष राज्य के दर्जा के अभियान में साथ नहीं रखना, यह स्पष्ट तौर से प्रमाणित करता है जो वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के पास बिहार के विकास का कोई विजन ही नहीं है। यदि उनके पास विजन हो तो जिस समय वो बीजेपी के साथ थे और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का अभियान चलाए थे, उसमें बीजेपी के को भी साथ रखना चाहिए था। लेकिन जब इन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता भी चलाना, उनके साथ भी रहना और विशेष राज्य के दर्जा के अभियान में उसका साथ न लेना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? ये प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक अस्तित्व को स्थापित करना इनका उद्देश्य था, न कि बिहार के विकास का सपना इनका था। यदि बिहार के विकास का सपना होता तो ऐसा होता। जब पहली बार बीजेपी और नीतीश जी के साथ सरकार बनी थी, उस समय हम लोग सुनते थे, देखते थे। हाँ, सर बिल्कुल सर, हम बोलिए। इन लोगों ने एक एनडीए का ज्वाइंट ग्रुप बनाया था, एक मिशन बनाया था कि हम ज्वाइंट, इन लोगों का एक मैनिफेस्टो था कि इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद दूसरे कालखंड में लालू जी के साथ गए, लालू जी के साथ फिर बीजेपी के साथ है, तो दोनों दलों के नेताओं को एक साथ बैठ करके बिहार के विकास का सपना का कोई एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग तो अपराधियों से घिरे हैं। जब आप अपराधियों से घिरे रहेंगे, 70 विधानसभा के ऐसे विधायक हैं जो 4 सीटेड हैं, तो 243 के असेंबली में 70 जब ऐसे होंगे, 40 पार्लियामेंटियन में 22 जो है जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का मामला दर्ज है, तो जब अपराधियों के बीच आप रहेंगे तो क्या करेंगे आप? तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रदेश की राजनीति की बात तो छोड़ दीजिए, और देश प्रदेश की जनता अगर उम्मीद करे कि इनसे विकास होगा, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता हूं। जनता भी अगर सही मूल्यांकन करे, निष्कर्ष पर बिहार का प्रत्येक व्यक्ति पहुंचेगा कि बिहार के वर्तमान राजनीतिक में चाहे जो भी राजनीतिक दल है, उनका एक ही निहित स्वार्थ है कि बिहार के जनता को बेवकूफ बनाकर विभिन्न लुभावने नारों के आधार पर हम सत्ता में बने रहें। सत्ता में बने रहने की राजनीति है, इनके पास कोई विजन नहीं है विकास का। अगर विजन होता तो आज की जो जनमानस है, आज के दौर में जिस प्रकार के मेडिकल कॉलेजों की, अन्य विश्वविद्यालयों की, रोजगार के लिए उद्योग धंधों की इत्यादि की जो आवश्यकताएं हैं, उस पर ये लोग विचार करते। इस प्रकार की कोई विजन का नहीं। सर, इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी कि एक दर्शक पूछ रहे, पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इस पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है बहुत।
असीम संभावनाएं हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं बिहार में जो एक रोजगार का माध्यम बने, तो इस पे भी काम नहीं करती है, ये भी मुद्दा नहीं बनता है। शेफाली जी, आपके जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में कुछ प्रयास हुए, आज इको पार्क बना, लेकिन इसके पहले जिन भवनों को तोड़कर पर्यटन के लिए ठहरने के लिए जो बनाए गए, आप पता करेंगे करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ियों के जो भवन थे उनको विनष्ट कर दिया गया, उसको औने पौने भाव में अपने दलालों के बीच वितरित किया गया और प्लाईवुड का डेवलपमेंट दिखाया गया। यानी कीमती लकड़ियों के हटाकर प्लाईवुड की व्यवस्था बनाई गई है। प्लाईवुड की सरकार है, इस सरकार से हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस देश प्रदेश के जनता को विकासमुख सरकार की आवश्यकता है। यहाँ विकासमुख सरकार नहीं है, यह गिरोहवादियों की सरकार है। बोलचाल के भाषा में नहीं, मीडिया के सामने भी इस प्रदेश के कई नेताओं ने कहा है कि हम लोग दल नहीं चलाते, हम लोग गिरोह चलाते हैं। तो गिरोह से हम क्या उम्मीद करेंगे? गिरोह से हम उम्मीद नहीं कर सकते, गिरोह से उम्मीद करना बेईमानी है। इन लोगों के सामने अगर विजन होता तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जल निकासी इत्यादि के साथ साथ आपको रोजगार के लिए भी, उद्योग धंधे के लिए भी बहुत सारे विकल्प है बिहार के अंदर। आईटी सेक्टर पे आपने कहा, आईटी सेक्टर के नाम पर आईटी सेक्टर के नाम पर जब पहली बार सरकार बनी थी तो विकास भवन में एक कंपनी को ला करके देश के नौजवानों को वहां नौकरी दी गई थी, सैकड़ों संख्या में। 6 महीना तक उन लोगों ने काम किया, उस कंपनी बाद में बंद हो गई और 6 महीने तक जिन नौजवानों ने बिहार के काम किया उसमें उसको एक नया पैसा वो कंपनी नहीं दी। ये आईटी सेक्टर का हाल है। तो कोई भी विजन ओरिएंटेड गवर्नमेंट होती तब उनका विजन होता है। इनका एक ही उद्देश्य है कि कुछ ऐसी योजनाएं चलाओ जिसके माध्यम से कमीशन हमारे पास आ जाए। ये प्रशासनिक अधिकारियों को बाध्य करते हैं कमीशन पहुंचाने के लिए, और यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो 24 घंटा इस काम में लगा रहता है कि सरकार के सत्ताधारी दल के नेताओं को हम अपने विभाग से जो निर्धारित परसेंटेज है वो कैसे पहुंचाए, और उस पहुंचाने के वसूली में वो व्यस्त रहता है, आम जनता के काम में नहीं। आप आईटी सेक्टर के अंदर एक देखेंगे, जाति आवासीय प्रमाण पत्र के इन लोगों ने लोक सेवाओं अधिकार अधिनियम सरकार चालू किया। ये जब अधिनियम नहीं था तो विभिन्न कार्यालयों में किसी भी गरीब परिवार का कोई व्यक्ति जाता था और 2 घंटा के अंदर उसको जाति आवासीय प्रमाण पत्र मिल जाता था। आज उसमें 30 दिन लगते हैं, 250 से लेकर 300 रुपए रिश्वत देने पड़ते हैं। एक जाति आवासीय प्रमाण पत्र को भी इन लोगों ने भी आमदनी का जरिया बना दिया। जितने कार्यरत नौजवान हैं वो सब संविदा पर हैं, और संविदा पर जो बहालियां होती है, बेल्टोन नामक एक संस्था है जिसके माध्यम से बहाली होती है। आप किसी माध्यम से बेल्टोन के कार्यालय में जाइए, बिना रिश्वत दिए एक भी बहाली नहीं होती है। तो ये संविदा आधारित बहाली का ए है। इस सरकार की एकमात्र मंशा है कि किसी तरह से इस नौजवानों को बात इसमें मैं जोड़ना एक बात और जोड़ना चाहूंगी सर, ब्यूरोक्रेट का पद खाली है, ये भी एक सवाल है। हाँ, विभिन्न कार्यालयों में आप ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल से लेकर के सचिवालय तक के अनगिनत पोस्ट खाली है, उन पर बहाली नहीं। वैकेंसियां भी निकली, उसकी भी बहाली नहीं हुई। दिन प्रतिदिन वो सीटें कम की जा रही है। शिक्षा विभाग के से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेकर विभिन्न सेक्टर में जाइएगा, बैंक को हर जगह बहाली के नाम पर कुछ नहीं है, संविदा के नाम पर कुछ रख लिए जाते हैं। वो भी संविदा का जो नियुक्ति है उसमें एक उदाहरण देना मैं उचित समझूंगा। जो शिक्षकों की बहाली है, आप ऑलरेडी 4 स्तरीय बहाली है उनका, एक पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर। जो लड़के टीचर में अप्लाई करते हैं 4 स्थानों पर जिनकी नियुक्तियां हैं, एक भी नियुक्ति बिना रिश्वत का नहीं हो रहा है। जब आप टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल युग की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, तो आप कहे क्यों नहीं ऐसा सॉफ्टवेयर चेंज करते कि सीधे कंप्यूटराइज आप बहाली करते।
3 से 4 लाख रुपए तक का शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बिहार के विद्यार्थियों को एक साधारण प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, वो जो मुखिया जिसके घर पर साइकिल नहीं था वो आज स्कॉर्पियो विश्वजीत जी, एक सवाल है हमारे दर्शक का। किसानों के अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी सरकार नहीं करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों और सरकारों के बीच में जो है बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार में, क्योंकि यहाँ पर वैसी कोई व्यवस्था, ठोस व्यवस्था नहीं है जहाँ पर कि किसान जो है अपनी उपज को ले जाकर जो है मंडी की व्यवस्था या उस तरह की सरकार की वो वैसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर वो ले जाकर जो है उचित मूल्य में दे सके। और सबसे बड़ी चीज है कि व्यवस्थाएं बनती भी है तो उसका किसानों तक जो है सूचना पहुंचना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए जितने मैक्सिमम जितने किसान होते हैं वे ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सुदूर गांव में होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज्यादा होता है, अपने प्रोडक्ट को जो अपनी उपज को बाजार तक मंडी तक ले जा पाना, तो इसीलिए बिचौलिए जो है उनके दरवाजे पर आते हैं और वो औने पौने दाम में जो है उनसे खरीद के लेकर चले जाते हैं। ये सिस्टम जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ किसान हैं वो मतलब किसी न किसी और के खेत में जो है बड़े बड़े जमींदारों के, जमींदारी कहेंगे, हालांकि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन दूसरों के खेतों में वो अपनी फसल लगाते हैं, मजदूरी करते हैं और उससे जो है अपनी उपज को जो है मार्केट में बेचते हैं या बिचौलियों को बेचते हैं, और इसके बदले में जो है टैक्स जो है, रेंट जो है वो लैंड ओनर को देते हैं। तो इसमें इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, फसल बीमा की या फसल बर्बाद हो जाने के बाद जो राशि मिलने की या और भी तरह की सहायताओं की जो है, तो वो किनको मिलती है? जिनके नाम पर जमीन है। दरअसल जो फसल लगा रहा है वो जमीन उसके नाम पर तो है नहीं, तो इसीलिए किसानों के एक बहुत बड़ी समस्या जो बिचौलियों के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है जिसके वजह से जो है वो अपनी जो है फसलों की जो है सही कीमत वो नहीं पाते हैं उपज की। मेरा सवाल आपसे है ताराचंद सर, किस तरह से आप समीक्षा करना चाहेंगे, तो कैसे कैसे अपने शब्दों में समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम अब समाप्ति की ओर जा रहा है हमारा कार्यक्रम। तो मैं समझना चाहूंगी कि आप किस तरह से इसे समीक्षा करके हम लोग देखेंगे। चर्चा चल रही है लगातार, मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, काफी मुद्दे हैं जो दब रहे हैं, तो इसकी समीक्षा अगर करी जाए, हम कल भी कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहेंगे ताराचंद सर? जी ताराचंद। शेफाली जी, बिहार के अंदर समस्या ही समस्या है, और सबसे जहां तक किसानों की बात है, मजदूरों से भी बदतर स्थिति है सामान्य किसानों की। किसान के 80% परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ कृषि पर आधारित है, उसकी आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं, जबकि उसके भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसको भी वस्त्र चाहिए, उसको भी बेटी की शादी के लिए धन चाहिए, लेकिन उनके पास कृषि के अलावा कोई संसाधन नहीं। आज से अटल जी के सरकार के पहले किसान अपनी बेटी के शादी के लिए कुछ जमीन बेचते थे और बैंक में वो पैसा रखते थे, 5 साल में उनके पैसे दूने हो जाते थे। इस तरह से 2-3 बार टर्नओवर करने के बाद बेटी की शादी के लायक व्यवस्था करने में सफल होते थे। देखिए, अटल जी के सरकार आने के साथ ही बैंकों का जो रवैया हुआ, आज 11 साल में पैसे दूने हो रहे हैं,
जो किसान के बेटी के शादी के लिए एक साधारण ब्याज जो बैंकों से मिलता था वो भी बैंकों के माध्यम से मिलना बंद हो गया। तो जो भी किसान है जमीन बेच के औनों कोनों में अपने बेटी की पढ़ाई, अपने बेटी की शादी, ये अपना पारिवारिक खर्चा चलाते हैं। कृषि की हालत है कि सरकार की जो योजनाएं हैं बीज देने का, जब बीज फसल खेत में जम जाता है मार्केट से लेने के बाद, उस समय सरकार की व्यवस्था का बीज कार्यालयों में पहुंचता है, यानी दुकानदारों को, व्यवसायियों को बेचने के लिए आता है ताकि वो किसानों को नहीं मिले। मजबूरी में किसान लेता नहीं और पदाधिकारी के मिली भगत से वो बिचौलियों के पास चला जाता है। तो किसानों की स्थिति तो बद से बदतर है। समर्थन मूल्य की बात तो दूर, एक साधारण केसीसी का मामला है। एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने कृषकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की थी। उसमें भी जो परिस्थितियां थी, जिस परिस्थितियों के माध्यम से आसानी से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए, उस समस्या को भी दूर करने में ये सरकार विफल रही। एक तरफ सरकार कहती है रजिस्ट्री के समय जो किसान के जमीन का कीमत इतना 1000 रुपया देना पड़ेगा आपको रजिस्ट्री का रेट। मैं कहता हूं कि सरकार जब आप रजिस्ट्री का रेट रखे हैं तो किसानों की जो जमीन है उसका मूल्यांकन कीजिए और सरकारी दर से उसका जितना प्रॉपर्टी बनता है उसका 10% भी केसीसी दे तो दीजिए। यदि 10% उसके प्रॉपर्टी का आप केसीसी उसको देते तो बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी, कपड़ा लाता, पर्व त्योहार में अपना खर्च करता, अपना अनाज अपने घर में रखता और निर्धारित समय पर बेचता। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं, जिसके कारण बाध्य होकर बिचौलियों का शिकार होना पड़ता है। इस कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर है। समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, एक साधारण भारत सरकार की एक दवा की कंपनी थी, एक सेकंड समझ लीजिए, आईडीपीएल नाम था उसका। आईडीपीएल कंपनी की दवा टी कॉस बनता था, 8 रुपए 75 पैसा दाम था उसका। उस समय बेनाड्रिल प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट था, कफ सिरप, उसका दाम था 55 रुपया। उस 8 रुपए 75 पैसा के सरकारी कंपनी को इन नेताओं ने बंद कर दिया ताकि 55 रुपए की दवा आज 85 रुपया में बिके। इसलिए किसानों की स्थिति तो बदते, एक दवा भी नहीं खरीदने की क्षमता रखता है किसान। हाँ, जो बहुत बड़े किसान हैं उनको थोड़ी सहूलियत है, इसलिए कि उनके पास संपत्ति अधिक है, लेकिन खेती वे नहीं करते हैं। उनके खेती को साधारण किसान करता है, जिसका नुकसान साधारण किसान को उठाना पड़ता है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में सरकार को किसानों के विकास के लिए एक व्यवस्थित पूर्व और पूर्ण प्लानिंग के तहत किसानों के विकास की संरचना तय करनी चाहिए। किसानों के फसल का उपज का सही मूल्य मिले, इसका निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, एक योजना है सरकार की किसानों के नाम पर लूटने का, वो योजना है कोल्ड स्टोरेज का। एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में आज 1 दशक पूर्व, आज के डेढ़ में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लगने वाले। उसमें सरकार की योजना है कि 90% सरकार अनुदान देगी। अब ये बताइए, 1 करोड़ के बजट में 90% सरकार अनुदान देगी तो साधारण किसान के पास 90 लाख रुपया है जो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। उसके लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को कोल्ड स्टोरेज के लिए दिए जाते हैं अनुदान। मैं कहता हूं आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है, आप क्यों नहीं किसानों के कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करते हैं, ताकि आलू का खेती करेगा, किसान उसमें अपना रखेगा, सही समय पर बेचेगा। लेकिन एक कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था है न कोऑपरेटिव के माध्यम से है, न किसान क्लब के माध्यम से है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले दिए गए हैं और किसानों के नाम पर 90% की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है और उस अनुदान की राशि ब्यूरोक्रेट्स के पदाधिकारियों के माध्यम से नेताओं के पास कमीशन के रूप में एकत्रित होते हैं। एक किसानों के हमदर्द की सरकार है, इसलिए ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश के किसानों को, किसानों के हित की चिंता रखने वाला, कृषि के विकास की चिंता रखने वाला, किसानों के बच्चों के पढ़ने के, किसान के बेटियों की शादी की चिंता करने वाला एक परखर समाजनिष्ठ, आम जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला मिशन ओरिएंटेड सरकार की जरूरत है, जो इन अपराधी गिरोहों से अलग हट करके बिहार के विकास का, बिहार के किसानों के विकास का, बिहार के विद्यार्थियों के विकास का, बिहार के मरीजों के विकास का चिंता कर सके। जो देश प्रदेश की जनसंख्या है उसके अनुपात में हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर की जरूरत है,
तो मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे, मेडिकल कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियां नहीं होगी, तो योग्य डॉक्टर कहां से आएंगे? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है कि जिला मुख्यालय के अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अनुमंडलों में, प्रखंडों में आप जाइए, उसमें साधारण दवा के अलावा कुछ नहीं मिलता है, किसी प्रकार के जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। एक साधारण महिला को किसी प्रकार का कोई रोग हो जाए तो हॉस्पिटल उसके लिए काम नहीं है। इधर के दिनों में देख सुनने में मिला होगा, एक 60 वर्ष की महिला 1 साल में 8 बच्चे को जन्म दी है। ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है। सिर्फ जो प्रसूति महिलाएं हैं उसके नाम की जो राशियां हैं उसमें भी बंदर बाट की व्यवस्था की गई है। सारा डिजिटल क्या हुआ? इस डिजिटल से क्या होगा? आप स्वच्छता अभियान के तहत अभी मुखर्जी सर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उस प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के दरमियान स्वच्छाग्रही जो आए थे उसमें एक महिला स्वच्छाग्रही की मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना ब्यूरोक्रेसी और नेताओं और पत्रकारों के मिली भगत से प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा। इस प्रकार के संवेदनहीन लोगों का शासन इस प्रदेश में चल रहा है। देश के जनता को, प्रदेश के जनता को इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये तय करना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार के इस मानसिकता से बिहार के शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, सफाई का, पेयजल के समुचित प्रबंध का, जल निकासी के अस्थायी समाधान का, रोजगार का, पर्यटन की सारी संभावनाओं के बावजूद भी इनसे संभव नहीं है। यदि संभव होता तब 15 वर्षों के अंदर ये लालू के भय दिखा के शासन नहीं करते, अपने विकास का एजेंडा बता के शासन करते। आज भी ये लालू के भय के आधार पर ही शासन करें, विकास का कोई एजेंडा नहीं। आज तक किसी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा। एक तो ये किससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ कोरोना की महामारी और जल्दीबाजी में चुनाव कराने के लिए नेता कितने तत्पर हैं। यही नेता कभी पहले कहते थे कि नहीं नहीं बिहार में चुनाव की स्थिति नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज ये नेता क्यों नहीं कहते हैं कोरोना काल में 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए? आम जनता जब चुनाव के लायक होगी, वातावरण महामारी का समाप्त होगा तो चुनाव होगा। ये नहीं कह सकते, इसलिए कि महामारी काल में और आसानी से सुविधाजनक सत्ता में आने का होड़ इनका है और इस सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए किसानों के क्षेत्र में मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा एक यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी, मेरे भी मन में ये बात आ रही है कि तारचंद जी, कोरोना संकट काल है और सरकार चुनाव क्यों चाहती है? तो इसमें ये भी बातें आ जाती है कि यही बात जो आप अभी कह रहे हैं। जी देखिए, कोरोना काल में चुनाव होने के बाद स्थिति ये है कि सरकार जो है ये कम पैसे में इनके लोग चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए कि सरकारी मिशनरी, मैंने एक उदाहरण दिया ना, एक कोरोना काल के अंदर सभी कार्यालय बंद रहे, उसके बावजूद भी 7वां महीना में लोगों ने जिला और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर की बहाली कर ली। उस कोऑर्डिनेटर की बहाली में एक ब्लॉक से 5 लाख रुपया मिला, तो बिहार के अंदर जितने ब्लॉक हैं, जितने जिले हैं, 5 लाख गुना कर दीजिए, उतने के पास हो गए। 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने बिहार सरकार को दिया था कोरोना काल में। एक मास सेंट्राइज ये 2 बांटने में सरकार सफल हुई। सिर्फ जांच का बहाना किया गया, लोग जाते थे जांच कराने और वहां का संबंधित पदाधिकारी कहता था जिलाधिकारी का आदेश है, जब तक पुराना जांच का रिपोर्ट नहीं आएगा नए टेस्ट नहीं होंगे। नए टेस्ट नहीं हुए। आपको ये याद होगा जिस समय कोरोना काल में महामारी शुरुआत हुआ था, उस समय बिहार के मजदूरों को, बिहार के विद्यार्थियों को बिहार नहीं लाया गया। और उस समय लाया गया जब कोरोना का महामारी अपना व्यापक रूप धारण कर लिया, यानी जो मजदूर बाहर थे उनको कोरोना का बीमारी लाने के लिए बाध्य किया इस सरकारों ने, और उस कोरोना के नाम पर राशि का बंदरबाट हो रहा है। व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। अभी कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी जो किसी न किसी पद पर थे और कोरोना के शिकार हुए, उनके नेता भाषण देते रहे, उनका भी इलाज कराने में सफल नहीं हुए सत्ताधारी के लोगों का स्थिति है। इस कोरोना काल में चुनाव के पीछे सरकार की मंशा है कि जो हम सत्ताधारी दल हैं, हमको सत्ता में आने में सुविधा है,
जो गैर सत्ताधारी दल है उनको चुनाव तैयारी करने के लिए तो समय नहीं था, कोरोना काल बिल्कुल में अपने बिल्कुल घर बैठे बिल्कुल रहे, बिल्कुल बिल्कुल वही घर सही बैठे बात रहे, कह अब रहे हैं उनके आप। पास समय हाँ नहीं है, इसलिए हाँ। वर्तमान सत्ता के लिए खुला फील्ड है। और चुनाव आयोग भी टीएन सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है। जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में साफ शब्दों में कहा कि ये चुनाव आयोग का विषय बनता है। चुनाव आयोग अनेक तरह के फॉर्मूले लगा रहा है। चुनाव आयोग को भी पता इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन भी है, और चुनाव आयोग उस पर नैतिकता के तहत अमल करता तो इस चुनाव को 6 महीना के लिए टाल दिया जाना चाहिए था। बिहार सरकार के अंदर भी नैतिकता नाम की कोई भी चीज होती तो इस चुनाव को 6 महीना के लिए टाल देना चाहिए। क्या अंतर पड़ता है? आपकी सरकार है, आप ही का गवर्नर शासक होता, क्या अंतर पड़ता? आप अपने गवर्नर के शासन पर भी विश्वास नहीं करते। आप बेचैन हैं सत्ता में पुनः स्थापित होने के लिए, ताकि सत्ता में स्थापित हो। हमको मुद्दों की राजनीति करनी नहीं है, मुद्दों को तो हमने हाईजेक किया है। नारों की राजनीति के आधार पर सत्ता में आना और विभिन्न तरह के आपराधिक गठजोड़ों के आधार पर इस प्रदेश के जनता को ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के गठजोड़ के माध्यम से सत्ता को हथियार करके जनता का शोषण करना, जनता के लिए कोई विकास का एजेंडा इनके पास नहीं है। इसलिए इस सरकार के रहते जनता को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जनता से मेरा एक आग्रह है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से बिहार की प्रत्येक जनता अपने अपने क्षेत्र में किसी भी सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को चुनने के पहले जिस उम्मीदवार के चाल चरित्र चिंतन और चेहरा से विकास का लक्षण दिखता हो, जो विकासमुख चेहरा हो, जो विकास के लिए तत्पर हो, जिसका विजन विकास हो, वैसे प्रत्याशियों का चयन करें। इसके अलावा बिहार के जनता के लिए विकल्प नहीं है। मैं आज राजनीतिक दल के नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि ये भी इनके पास, यदि बिहार का विकास चाहते हैं आप, तो सबसे पहले अपराधियों को आप बाहर कीजिए। जो भगोड़े विभिन्न दल के आए हुए आयातित नेताओं हैं, उससे अपने आप को मुक्त रखिए। आप अपने दल के अंदर जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और आपके लिए काम किया है, दल के लिए काम किया है, क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष किया है, वैसे संघर्षशील व्यक्तित्व को आप अगर उम्मीदवार बनाते हैं, तब जाकर के लगेगा या देश की जनता, प्रदेश की जनता या हम सब ये समझ सकेंगे कि थोड़ा भी आपके अंदर नैतिकता है। हाँ हाँ, ताराचंद जी, मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगी कि इसमें मौके भी देने चाहिए, युवाओं को भी सामने आना चाहिए। जो युवा चेहरे हैं, जो काबिलियत रखते हैं, उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। जो उनके हाथों में भी सियासत हो, तो एक नयापन हो, किस तरह से वो चैलेंज लेते हैं। इतनी सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, बिहार में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उस पे कुछ पढ़े लिखे युवा भी आएंगे तो ज्यादा बेहतर शायद करें। उन्हें भी कामकाज करने का एक मौका, अवसर जरूर देना चाहिए। चलते चलते विश्वजीत जी क्या कहेंगे कि किस तरह से अभी जो हमने समीक्षा की है, सारी बातचीत हुई है और बहुत सारे मुद्दे जो निकल के आए हैं, आप चलते चलते संक्षेप में कहें, कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है। देखिए, संक्षिप्त तो में मैं समाप्ति की ओर जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि हम जब भी बात करते हैं तो हम केवल मुद्दों को ही जो कमियां गिनाते हैं, लेकिन जो इसके जो सॉल्यूशन समाधान है, वो बड़े अफसोस की बात है कि सत्ता के पास ही है, उसके लिए पावर चाहिए, लेकिन जो पावर में आ जाता है, पावर आ जाने के बाद जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं करता। और बिहार की जो स्थिति है, कुर्सी मिलते ही दिमाग फिर वैसी सत्ता वाली जो घी में चुपड़ी हुई रोटी वाली बात है ना, चाशनी में वो। और बिहार हमारे बिहार की जो स्थिति है, उस पर मैं अपने बातों को खत्म कर रहा हूँ कि एक फिल्म आई थी, बड़ी मशहूर फिल्म थी। मैं भी फिल्में बनाता हूँ तो मुझे वो फिल्म याद है। पीके नाम से एक फिल्म आई थी, आमिर खान की। बिल्कुल। हाँ, उसमें एक संवाद था कि ऑल इज वेल। वो जो है उसकी कहानी पूछी गई तो उसने कहा कि जो है उसके गांव में एक चौकीदार था, और चौकीदार रात को आवाज लगाता था ऑल इज वेल। वही सुनकर जो है सभी सो जाते थे। तो फिर एक दिन जो है किसी के यहाँ गांव में चोरी हुई, तो वो फिर चौकीदार को पकड़ा। तो क्यों चोरी हुई, तो उस दिन उन्होंने देखा कि चौकीदार को आंखों से दिखता ही नहीं है। तो कमोवेश वही स्थिति हमारे राज्य की है।
तो इसी के साथ जो है अब क्या ही कह सकता हूँ, तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ और बहुत कहते बहुत हैं ना। हाँ धन्यवाद हाँ हाँ जी। जी। कहते हैं कि दिल को बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल बहुत अच्छा है, ये मैं कह रही हूँ। जो मौजूदा स्थिति है तो कहीं इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। क्या कहेंगे चलते चलते जी ताराचंद जी? लेकिन इसमें दिल हम को एक चीज जोड़ना दिल को चाहेंगे, जैसे हाँ 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 एक हाँ शब्द आया कि हाँ जो कुर्सी पर जाते हैं उसके हाँ। बाद उनका वही हाल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं कि राजनीति के अंदर जो व्यक्ति हम्म समाज हम्म परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, विकास के लिए जो सपना देखता है और वो मनोभाव यदि उसका है, वो व्यक्ति जब उस कुर्सी पर जाता है तो निसंदेह वो काम करता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन जो पेशेवर जाते हैं, नकाबपोश जब जाते हैं हम्म, सत्ता की राजनीति में, वो बदलते हैं। और ये फॉर्मूला जो है, बिल्कुल। सगुफा एक तरह से है, ये नारा है हम्म उन भ्रष्ट नेताओं हम्म का जो कहते हैं कोई आएगा हम्म तो ऐसा ही हो जाएगा। उसी तरह से चारित्र के संदर्भ में कहते हैं नेता कि व्यक्तिगत जीवन के कमियों को नहीं आंकना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसलिए व्यक्तिगत जीवन में उनके अंदर कमियां है तो पहले ही एक फार्मूला गढ़ देते हैं। उसी तरह नेताओं के द्वारा गढ़ा हुआ फार्मूला है, जो इस कुर्सी पर जाएगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म जो भ्रष्टाचार के लिए जाएगा वो भ्रष्ट होगा ही, लेकिन जो उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए जाएगा, समाज के सर्वतोमुखी विकास को ध्यान रख के जाएगा, जिसके मन के अंदर तमन्ना है कि नहीं समाज का विकास होना चाहिए, राजनीति सेवा के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। ऐसे कई नेता है नहीं, आज भी विभिन्न दलों के अंदर भी कुछ नेता हैं जिनको गलती से इन नेताओं ने अवसर दी हुई है। मनरेगा जैसा ऐसा कार्यक्रम उन्होंने दिया जिससे गरीबों के लिए लाभप्रद कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज रघुवंश बाबू के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो सत्ता में रह के गलत सत्ता का दुरुपयोग किए। तो आज भी विभिन्न दलों के अंदर, नीतीश जी के भी दल में है, लालू जी के दल में भी और बीजेपी में भी कुछ न कुछ लोग बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। लोग हैं। अच्छे हैं। लोगों को अवसर नहीं मिलता। आज देखेंगे बिल्कुल। यहाँ के नेताओं के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि उनको चरण स्पर्शी चाहिए, कार्यकर्ता नहीं अभिकर्ता चाहिए। जो सब दिन ठेकेदारी किया, रिश्वत किया, कमीशन पूरी किया, उसको आप विधायक बनाएंगे तो क्या करेगा? उसको आप मंत्री बनाएंगे तो क्या करेगा? कमीशन लेगा ही, कमीशन देगा ही। तो इन नेताओं ने अपने सुविधा के लिए उस स्तरहीन नेतृत्व को स्थापित किया है, यह एकमात्र कारण। इसलिए यह मौका जनता के पास है और जनता से हम सबको अपील करना चाहिए कि 2020 के इस चुनाव में यथासंभव प्रयास करके, हालांकि स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक व्यवस्था हाईजेक है, विकल्प ही आपके पास नहीं आएगा अच्छे लोगों का। अच्छे लोग सत्ता की राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं इन लोगों के कारण। फिर भी देश प्रदेश के जनता को तय करना पड़ेगा कि हम स्वच्छंदी के लोगों को अपराधियों से मुक्त, जातिवादियों से मुक्त, वंशवादियों से मुक्त, एक स्वच्छ छवि के लोगों को उदाहरण के तौर पर चुन करके विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि अच्छे लोगों की सरकार बने। और इस प्रयोग के बाद भी एक कदम आगे बढ़ के मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रयोग यदि असफल होता है तो इस चुनाव के बाद बिहार के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को एक मंच पर आकर के तमाम राजनीतिक दलों को हंसियों पर ढकेलने के लिए तत्पर होना पड़ेगा, इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और जब तक बिहार के नौजवान, नई पीढ़ी, नया नेतृत्व को करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक ऐसे भ्रष्ट नेताओं से बिहार के विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी के साथ अधूरा रह जाएगा। मैं यही कहूंगी कि हर किसी को मौका देना चाहिए और युवाओं को, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, उनको भी राजनीति में आने देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए कि जो आए वो इस निष्ठा और ईमानदारी के साथ आए कि हमें सेवा के लिए जाना है, सिर्फ सत्ता सुख के लिए चुनाव में ना आए। ये हो जाए तो ये सफल हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार की भूमि का, मिट्टी का, वो फिर से उपजेगा, पनपेगा और खुशहाल बिहार होगा। इसी बात के साथ मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।